हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेलकम टू जमान चांडे ऑफिशियल। ओके, अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस जो वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे आपके यहाँ मैंने दी थी, उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 की बात की थी, जहाँ पे सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो सारा कुछ सारा था प्रोजेक्टाइल मोशन का। अभी हम जा रहे हैं इसी का एक और भी पोर्शन है, क्योंकि मोशन इन टू डायमेंशन या तो प्रोजेक्टाइल में भी होता है, मोशन इन टू डायमेंशन आपका सर्कुलर मोशन में भी होता है। तो चलो अब हम चलते हैं सर्कुलर मोशन के हिसाब से कुछ पॉसिबिलिटी की तरफ। ओके, कुछ एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पे हमने डिस्कस जो करना है ना। अच्छा, पहला वाला देखें जरा, द पॉइंट ऑन द रिम ऑफ द व्हील मूव्स 0.3 मीटर। ठीक है, अच्छा, मिसाल की तौर पे थोड़ा ये समझ लें, ये एक टायर है, एक व्हील है, और ये इसका पर्टिकुलर एक रेडियस है आर। जो रेडियस है मिसाल की तौर पे वो हम कहते हैं 0.3 मीटर। ये पॉइंट यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसे है। अच्छा, चलो ठीक है। When it turns through an angle of 30 degree, then what would be the radius? अच्छा, रेडियस इसने पूछा है, सॉरी, और ये जो जा रही है ना, जो पोजीशन जो पॉइंट पी जा रही है, जो that actually turns to 90 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री में आप जा रहे हैं। यहाँ पे जब आप 30 डिग्री में जा रहे हैं तो आपने जो डिस्टेंस कवर किया है, या इस पोजीशन या इस पॉइंट पी ने जो डिस्टेंस कवर किया है, दैट डिस्टेंस ऑफ सर्किल इज एक्चुअली द आर्क 1। तो जो आर्क आपने कवर किया ना यहाँ पे, तो 0.3। दूसरी माने में ऐसे भी कह सकते हैं भाई कि पोजीशन पी इट कवर एन आर्क ऑफ 0.3 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो बता दो व्हाट वुड बी रेडियस ऑफ दिस सर्किल। इसका सर्किल का जो रेडियस बनेगा वो क्या बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो बड़ा सिंपल है, आर्क लेंथ और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की रिलेशन आपने, आई होप कि आपने पढ़ी होगी, उसी रिलेशन को हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो देखें जरा, अच्छा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू आर थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। अच्छा, तो यहां से रेडियस बराबर किसकी होगा, एस अपॉन थीटा। अब आपने कुछ भी करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस, आर कितना है आपके यहाँ पे 0.3 है, थीटा एंगल है। अच्छा, एंगल इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ डिग्री, बेटर टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो आपने इस्तेमाल करना होगा। तो हियर 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। अच्छा बेटा सुने, डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपने पढ़ा होगा, पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको। ठीक है, अब ये 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 का टेबल लगा लें, तो 30 डिग्री कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज पाई अपॉन 6 रेडियन। ठीक है, तो ये बनेगा पाई अपॉन 6। अब ये जो 6 है ना, न्यूमरेटर में ले जाएं तो मल्टीप्लाई होगा, बाकी नीचे वाला पाए वही आपका 0.3 इंटू 6 प्रोड्यूसेस 1.8 अपॉन पाई। एंड डू रिमेंबर, आपका जो यूनिट बनेगा वो हमेशा की तौर पे मीटर ही होता है, क्योंकि इस रिलेशन में जो हम यूनिट बनाते हैं दैट वुड बी इन टर्म्स ऑफ मीटर। रेडियन लिखना गैर जरूरी है, डायमेंशन लेस है, तो हम उसको नहीं लिखते, हम सिंपली एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका बनेगा 1.8 अपॉन पाई, दैट वुड बी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस तरह से। चलो ठीक है। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं दूसरे वाले पे। अच्छा, दूसरा वाला पहले थोड़ा समझ लें, बात क्या कह रहा है, सुनो जरा। अ डिस्क स्पिन, देन व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इसका मतलब पहले मैं थोड़ा समझा दूं, सुने जरा बेटा। ये समझ लें एक डिस्क है, इस डिस्क पे मैंने चंद पार्टिकल्स बना दिए, ये पार्टिकल P है, एक और पार्टिकल है जो कि Q है। ठीक है, अच्छा, जो सेंटर ऑफ रोटेशन पे होगा वो ये होगा। MCQ से हटके एक और बात बता दूं उसमें, वो ये कि जब डिस्क स्पिन करती है ना, तो पता क्या होता है, सारे पार्टिकल स्पिन नहीं करते, सिर्फ जो O पे होता है वो उसी जगह पे स्पिन करता है। इसका मतलब है द पार्टिकल एट द सेंटर आल्सो स्पिन। उसीलिए हम कह सकते हैं कि ये मोशन या पूरी मोशन को जो कि बता रहा है ना, उसलिए हम कह सकते हैं कि दिस वन इज द सेंटर ऑफ मास।
चैप्टर नंबर 5 में आप लोग पढ़ते भी हो बाय द वे। अच्छा, पार्टिकल P कैसे जाएगा जब ये डिस्क स्पिन होगी? पार्टिकल P कुछ इस तरह से यूं जाएगा। P किसी और के सराउंडिंग में हो रहा है ना। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन पार्टिकल के बाहर हो तो मोशन कौन सी कहलाती है? ऑर्बिटल। तो P की जो मोशन है कौन सी? ऑर्बिटल। Q भी वो किसी और के सराउंडिंग में हो रहा है तो उसके लिए भी ऑर्बिटल मोशन है। पर जो सवाल हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, ये इसी तरह से नहीं, ये तो मैंने एडिशनल कुछ बातें बता दी। पर अब हम आते हैं इसमें, यहाँ पे क्या बात कर रहा है? एंगुलर स्पीड मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज कॉल्ड एज एंगुलर स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम। सब पार्टिकल जितने भी है ना, इन सब की जो एंगुलर स्पीड है वो लाजमी तौर पे बोल रहा है कि सेम होगी। थोड़ा हम इस पे देखना चाहते हैं कि एंगुलर स्पीड सेम होगी या किस तरह से होगी, ये बात हम थोड़ा करना चाहेंगे। अब ये थोड़ा देख लें इधर, लिसन। एंगुलर स्पीड कैसे किसको है? नंबर ऑफ साइकिल को। जब ये डिस्क घूम रही होगी तो O ने मिसाल की तौर पे 2 साइकिल कवर किए, जाहिर सी बात है P ने भी 2 साइकिल कवर करने होते हैं, Q ने भी 2 साइकिल कवर करने होते हैं। तो ये सारे पार्टिकल जा रहे होंगे ना, वो साइमल्टेनियसली जा रहे होंगे बेटा। ऐसा नहीं है कि O वाला पार्टिकल 2 साइकिल कवर करके आया, P वाला बाद में आया, Q वाला बाद में, ऐसा नहीं है। ये सारे के सारे जो पार्टिकल हैं वो एक वक्त में साइमल्टेनियसली जा रहे होंगे। इसका मतलब है टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या सिंपल फ्रीक्वेंसी, दैट वुड बी सेम फॉर ऑल। ये सबके लिए सेम होगी। इसका मतलब है एंगुलर स्पीड ऑफ ऑल पार्टिकल इज सेम। ये स्टेटमेंट बहरहाल सही है, 1 सही है। दूसरी वाली को देखते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ ऑल पार्टिकल सेम। इसको थोड़ा देख लेते हैं। पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है ना तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आपने पढ़ा होगा, वो जो कि डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करे वो टेंजेंशियल कहलाती है। टेंजेंशियल वेलोसिटी का जनरल फार्मूला है v इज इक्वल टू r ओमेगा। अगर ओमेगा सेम है, क्योंकि सारे पार्टिकल साथ जा रहे होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। जिसका रेडियस बड़ा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, जो के सेंटर के करीब होगा उसका रेडियस कम होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी। आपने देखा है आमतौर पे जो सीलिंग फैन है ना, छत वाला पंखा जो चलता है, तो जो सेंटर के करीब पार्टिकल हैं वो ऐसे जा रहे होते हैं, ऐसे। जो दूर वाले हैं वो आपको दिखते भी नहीं, वो बड़ा तेज जाते हैं। ऐसा नहीं कि सबकी वेलोसिटी सेम होती है। द पार्टिकल नियर द सेंटर विल हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ रेडियस, तो उनकी वेलोसिटी कम होगी, टेंजेंशियल वन, एंगुलर नहीं। अच्छा, जो दूर होते हैं ना वो ज्यादा थोड़ा तेज जाते हैं, तेज भागते हैं इस तरह से, क्योंकि साथ भी चलना होता है, रास्ता भी बड़ा है। तो डेफिनेटली यू नीड टू मूव फास्टर इन ऑर्डर टू मेक द सिमेट्री ऑफ ऑल। तो आप सिंपली कह सकते हैं हर पार्टिकल क्योंकि मुख्तलिफ पोजीशन पे है, रेडियस मुख्तलिफ है, तो हर पार्टिकल की वेलोसिटी मुख्तलिफ होगी, सेम नहीं होगी। द पार्टिकल नियर द सेंटर will have less velocity and the one apart they will have more accordingly। तो 2 नंबर स्टेटमेंट गलत है, 2 सही हो ही नहीं सकती। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। The particle near the center have less radial acceleration। ये देखो, रेडियल एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? रेडियल एक्सेलरेशन का दूसरा नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यू नो। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपने पढ़ी है बेटा, v स्क्वायर अपॉन r भी कहते हैं इसको, या हम इसको लिखते हैं v या ac इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। दोनों में से ये पता चला कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना वो रेडियस से डायरेक्ट है। सर क्या बात करें, यहाँ पे इनवर्स है? भाई इनवर्स नहीं है, क्योंकि ये r आपको एक दिखता है, आपको वो दूसरा r क्यों नहीं दिखता जो उसके अंदर भी मौजूद है, जो कि होल स्क्वायर की फॉर्म में मौजूद है। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम सिंप्लीफाई करके जब लिखेंगे ना तो इट वुड बी r ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे ये रिलेशन बना लो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। बात वही बनी ना, द पार्टिकल नियर द सेंटर विल हैव लेस रेडियस, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कम होगी, एंड द वन अपार्ट रेडियस बड़ा होगा। तो बड़ा सिंपल है, उसके लिए हम सिंपली कह सकते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप सिंपली कह सकते हैं ज्यादा होगी। तो द पार्टिकल नियर द सेंटर हैव लेस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल देन अपार्ट वन। ये बिल्कुल सही है, 3 सही है, 1 भी सही है, 3 भी सही है। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या बनेगा? D इज योर करेक्ट आंसर, 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी आपने इस तरह से डिस्कस कर ली। ओके, कम टू द नेक्स्ट, ये वाला देखेंगे, सुनो जरा। अच्छा, यहां पे क्या बात कर रहा है इसको थोड़ा देख लेते हैं। अ पार्टिकल ऑफ 20 ग्राम इज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग ऑफ दिस पार्टिकुलर सच दैट टेंशन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग।
थोड़ा यहाँ पे थोड़ा समझ लें इसको। भाई एक पार्टिकल है, किसी धागे वागे से आपने अटैच किया ऐसे, एंड इज विरल्ड इन अ सर्किल, गोल घुमा रहे हैं, ठीक है। जो ये स्ट्रिंग है ना, डेफिनेटली स्ट्रेच होगा, उसमें टेंशन प्रोड्यूस्ड होगा, टेंशन प्रोड्यूस होगा इस तरह से, डायरेक्शन ऑफ टेंशन वुड बी टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसे होगा, टुवर्ड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। अच्छा, ये टेंशन कितना पैदा होगा? जितना सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा होगा, बड़ी सादी सी बात है। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि भाई टेंशन पैदा होगा, दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू mv²/r, ये होगा। चलो ठीक है, बात क्या करना चाह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये लो। अच्छा, धागे में जो टेंशन होता है ना, वो एक हद तक हम पैदा करते हैं, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम इलास्टिक लिमिट। उस हद से ज्यादा अगर आप खींचेंगे, इसको टाइट करेंगे, तो यू विल लूज स्ट्रिंग, ब्रेक हो जाएगा, फायदा नहीं है फिर। मोशन कंटिन्यू थोड़ी होगी, धागे टूट जाने के बाद पार्टिकल थोड़ी खुद घूम करेगा, ऐसे नहीं है। तो डू रिमेंबर, यू नीड टू विरल द सर्किल इन अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ स्पीड। इफ यू रोटेट इट फास्टर यू विल लूज द स्ट्रिंग, डोंट डू दैट। तो बड़ा सादा है, करना आपने ये कि भाई टेंशन इन स्ट्रिंग की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो आपको सजेस्ट करेगी कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी। तो आप ये करें, टेंशन इन स्ट्रिंग को इस्तेमाल करके मैक्सिमम वेलोसिटी मालूम करें, फिर पता चल ही जाएगा। देख लेते हैं इसको, टेंशन इज इक्वल टू mv²/r। टेंशन कितना पैदा करना चाह रहे हैं? 2। मास कितना है? 20 ग्राम, दैट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम। 1000 से डिवाइड कर लो, 0 कैंसिल हो जाएगा, खाली यहाँ पे बचेगा 2/100, ये बचा। भले इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं भाई, ये बनेगा तकरीबन 0.02 ऐसे। अच्छा, देन v²/r, r कितना है? 100 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 है, बड़ा सिंपल है। अब करना क्या है, यहाँ से आप वेलोसिटी मालूम करें, 0.02 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे ले जाएं तो डिवाइड बनेगा, डिवाइड होगा ऐसे। डेसिमल को कैंसिल करते हैं तो उसके अपोजिट में 0 बढ़ा देते हैं। डेसिमल क्या है आपका? यहाँ पे न्यूमरेटर में पहले भी 2 है, इधर ये 2 ही बनेगा ना, क्योंकि डेसिमल आपने सॉल्व कर ली, 2 कैंसिल हो जाएंगे फिर तो। अच्छा, बाकी 100 बनेगा खाली। तो v इज इक्वल टू रेडिकल ऑफ 100, रेडिकल ऑफ 100 प्रोड्यूसेस 10 मीटर पर सेकेंड। तो कौन सा मैक्सिमम टेंशन था? 2 न्यूटन। तो उस टेंशन की मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी? 10 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम वेलोसिटी है। भाई इस मैक्सिमम वेलोसिटी से आप घुमा सकते हो, पर इसे ज्यादा नहीं घुमाना तेज, वरना ये धागा टूट जाएगा। You are not supposed to move this string with the value greater than 10, but you can rotate it slower as well. 10 मीटर पर सेकेंड से कम वाली कोई भी स्पीड आप रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप मजे से घुमा लें, थोड़ा और तेज घुमा लें, बट यू आर नॉट गोइंग टू क्रॉस द लिमिट ऑफ 10, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। तो 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू, डू नॉट क्रॉस दिस पर्टिकुलर 10। इसका मतलब ये हुआ कि 10 और 10 से कम पॉसिबल वैल्यू है, जो पॉसिबल वेलोसिटी है वो कितनी हो सकती है, इसके लिए बात है ना। तो लेस देन और इक्वल टू 10 जो भी वैल्यू हैं ये सारे पॉसिबल है, पर ग्रेटर देन 10 इज नॉट पॉसिबल। बात क्या कर रहा है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल, मतलब पॉसिबल कौन सी नहीं होगी। देखो जरा, 10 पॉसिबल है, घुमा सकते हैं, मैक्सिमम अपर लिमिट है। 8 बिल्कुल मुमकिन है, पॉसिबल है। ये भी बिल्कुल पॉसिबल है, हमारी मर्जी कैसे भी घुमाएं, पर यू कैन नॉट रोटेट इट विथ द वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, नहीं घुमाएंगे इस तरह से। इफ यू डू सो स्ट्रिंग ब्रेक हो जाएगा। तो इस एमसीक्यूज करने का मेरा मतलब था कि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी ऑफ रोटेशन की एक हद होती है, इफ अ स्ट्रिंग फिनोमेना इज देयर। पता ही समझ में? सो बहरहाल हो गया। चलो अब ये एक कॉन्सेप्चुअल है, इसको थोड़ा समझ लें। अ बॉडी एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रही है। चलो ठीक बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या, मैं ये यहाँ पे थोड़ा समझा दूं। इधर थोड़ा देखें, आप थोड़ा सा इधर देखेंगे बेटा। एक ऐसी मोशन जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो शुरू से लेकर आखिर तक। कौन सी वेलोसिटी? टेंजेंशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है मिसाल के तौर पे। पार्टिकल यहाँ पे जाएगा तो भी 5 मीटर पर सेकंड होगा, इधर जाएगा पार्टिकल फिर भी वही होगा, तो यहाँ पे भी वही होगा।
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब स्पीड रिमेन सेम एवरीवेयर थ्रू आउट मोशन, पर डायरेक्शन तो चेंज होना है ना यार, बिल्कुल चेंज होगा। और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज हमेशा एक्सेलरेशन पैदा करता है। And the one which is produced due to change in direction continuously, this would be all about radial acceleration और centripetal acceleration। तो पता क्या बात यहाँ पे ये है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसे है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के हिसाब से क्या सही बात हो सकती है। चलो देखते हैं। पहले हम ये बात करेंगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है। इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर, या आपने पढ़ा होगा थोड़ी देर पहले भी मैंने बता दिया आर ओमेगा स्क्वायर। भाई देखिए ना, रेडियस तो कांस्टेंट है ना यार, ऐसा थोड़ी कि चलते फिरते घूमते रेडियस बड़ा हो जाए कम हो जाए, ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात ये कि यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड आर कांस्टेंट। इसका मतलब ये बना भाई कुछ भी हो जाए इनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट होगी। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। भाई ये बात वाज़ेह हो गई। चलो डायरेक्शन की हम बात करना चाहते हैं थोड़ा दोबारा से, इधर ये वाली बात थोड़ा देखें। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब है सीकिंग द सेंटर, द वन विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब ये हुआ, जरा देखें इधर, पार्टिकल जब यहां कहां था तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऐसे थी, पार्टिकल थोड़ा ऊपर गया ना यहाँ पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे रहा, और if it continue to move further and the direction over here it would be again toward the center। अब यार इसको थोड़ा देखना लाजमी है ना, इस तरफ से थोड़ा देख लें कि भाई जब यहाँ पे है पोजीशन A पे तो डायरेक्शन ऐसे है, और जब ये पोजीशन B पे है तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जब ये पोजीशन C पे है तो डायरेक्शन राइटवर्ड है, जब ये D पे है तो डायरेक्शन अपवर्ड है। डाउनवर्ड, अपवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड क्या बोलोगे आप, डायरेक्शन तो मुख्तलिफ हो रही है ना, डायरेक्शन बहरहाल चेंज हो रही है। सर वो क्या बात करें टुवर्ड द सेंटर, अब यार देखो टुवर्ड द सेंटर तो है पर वो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से या आपके जो एक्सिस हैं उनके हिसाब से डायरेक्शन चेंज बहरहाल हो रही है ना। सेंटर भले है ना, अभी राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड ऐसे, तो डायरेक्शन मुसलसल यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं चेंज हो रही है। तो उसका मतलब ये हुआ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस, मैग्नीट्यूड रिमेन्स है। वो ऑप्शन टिक करने जहां पे ये लिखा हो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस। बात तो सही है, दूसरे वाले भी देख लेते हैं, ये बहरहाल सही है, अभी हम ये कह सकते हैं। आगे मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंजेस, भाई नहीं नहीं आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ एंड सेंट्रीपिटल चेंजेस, नो बोथ आर कांस्टेंट, नहीं, इसका मतलब वाज़ेह हो गया। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए बनेगा। अहम है, इंपॉर्टेंट है, ये मैंने समझाना था कि सर्कुलर मोशन कुछ भी हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, डायरेक्शन चेंज होता है हमेशा। अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म लिखा होता तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होता, फिर तो डायरेक्शन वैसे भी चेंज होता है। ठीक है, खैर कम टू द नेक्स्ट। देखें जरा ये वाला भी देख लें थोड़ा। अ पार्टिकल अटैच्ड विथ स्ट्रिंग एंड इज व्रिल्ड इन अ वर्टिकल सर्किल। ये क्या हुआ यार, क्या हो गया? अच्छा, एक पत्थर है, धागा वागा अटैच करा आपने एंड यू आर गोइंग टू मूव इन अ सर्कुलर। मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, अगर हम इस तरह से घुमा रहे हैं ना तो ये हॉरिजॉन्टल सर्किल कहलाता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, वर्टिकल सर्किल में ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन पैदा तो होगा ना, बिल्कुल पैदा होगा। उस टेंशन के हिसाब से बात कर रहा है कि ये वाला पोजीशन A है, ये वाला पोजीशन B, यहाँ पे पोजीशन C, ये वाला D है। टेंशन इन स्ट्रिंग के हिसाब से भाई बता दो, ये वाला टेंशन A और यहाँ पे टेंशन B, यहाँ पे टेंशन C, टेंशन D। अच्छा, थोड़ा प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, ऐसे घुमाते हो ना, जब आप अपने हाथ को ही घुमा लो तो आपने देखा होगा कि जब आपका हाथ बॉटम से गुजर रहा होगा या ए पोजीशन से गुजर रहा होगा तो थोड़ा बहुत भारी पड़ जाता है ऐसे ना, और जब यहां पे पहुंचता है ना तो थोड़ा हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं, आपका जो हाथ है उस पर इतना लोड नहीं होता। अच्छा, कुछ इसी तरह से बातें वर्टिकल सर्किल में भी हैं कि जब आप किसी भी धागे वागे को इस तरह से बांध के आप अटैच करें तो टेंशन एंड स्ट्रिंग क्या होगा। पहले तो मैं जनरल एक फार्मूला बता दूं, सुनो जरा। किसी भी जगह पे, मिसाल के तौर पे पहले हम थोड़ा जनरलाइजेशन कहते हैं, किसी भी पॉइंट P पे जो टेंशन है ना उसका फार्मूला ये होता है
mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा, जनरल फार्मूला एट एनी पोजीशन वो ये है। अच्छा, ये वाली पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 समझी जाती है क्योंकि आपने स्टार्ट यहां से बहरहाल करना है। ये वाली पोजीशन 90 समझी जाती है, ये 180 समझा जाता है, ये 270 समझा जाता है। तो यू नो कि 0 डिग्री पे अगर आप यहां पे रखें तो cos 0 1 है ना, mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। अच्छा, 90 cos 90 0 खाली mv स्क्वायर अपॉन r बनेगा। 180 तो mv स्क्वायर अपॉन r, cos 180 माइनस 1 होता है, माइनस प्लस माइनस बेटा, तो mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mg। अब इन सारे पैरामीटर को मिला के ये बात आप कर सकते हो कि एट द बॉटम या पोजीशन ए पे जो आपको टेंशन मिलेगा, मैथमेटिकली उसकी वैल्यू रिलेटिव टू अदर पॉइंट ज्यादा आएगी। यहां पे जो टेंशन है ना ये बड़ा आएगा। चलो ठीक है। अच्छा, सी पोजीशन पे कम से कम आएगा, और जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपकी है ना, पोजीशन बी एंड डी, दोनों पे 90 टू 70 पे मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन वुड बी सेम एंड वुड बी ऑफ वैल्यू लेस देन ए एंड मोर देन सी। तो जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होगी ना वो इस तरह से होगा कुछ कि ए पे सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी पे होगा, उसके बाद सी पे होगा। तो ए का टेंशन सबसे बड़ा, बी से बी का टेंशन सी से बड़ा। तो जनरल ऑब्जर्वेशन फॉर टेंशन एंड स्ट्रिंग वुड बी इन दिस वे। सुनो जरा, अगर यही बात ऐसे होती तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हर जगह पे टेंशन एंड स्ट्रिंग सेम होता है, पर वर्टिकल सर्किल में डू रिमेंबर जो बॉटम है ना वो आपका स्टार्ट ऑफ सर्किल होता है, वहां पे मैक्सिमम होता है, और जो ऊपर वाला है वहां पे कम होता है। अच्छा, वेलोसिटी का भी यही सीन है, अगर वेलोसिटी पे पूछ देना वही जवाब होता। एट द बॉटम वेलोसिटी होती है रेडिकल 5gr, नोट कर लो, और टॉप पे जो वेलोसिटी होती है वो कितनी है, खाली रेडिकल gr। साइडों पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे होता है रेडिकल 3gr। तो ये कि यू नीड टू गो थ्रू द वैल्यू ऑफ टेंशन इन अकॉर्डेंस विथ अरेंजमेंट इन दिस वे। ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ये भी हो गया। चलें एक और हो जाए। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्किल ऑफ दिस वन विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन। बता दो रेडियल फोर्स क्या होगा भाई? रेडियल फोर्स किसको कहते हैं? सेंट्रीपिटल को। रेडियल फोर्स कौन सा है? द वन विच इज डायरेक्टेड अलोंग द लाइन ऑफ रेडियस इज कॉल्ड एज रेडियल फोर्स। रेडियल फोर्स क्या बनेगा, किस तरह से है? तो पता क्या है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में अपने रिलेशन बनानी है। एंड व्हाट इज पॉसिबल रिलेशन इन बिटवीन? तो डू रिमेंबर सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर आप सिंपली लिखें इस तरह से, आप ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। पढ़ा है ना आपने? ओके, 2 को सामने ले आए, 2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv स्क्वायर। क्या करना है आपने? सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा करना है। R होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स में होता है mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पे R नहीं है, कोई बात नहीं, डिवाइड बोथ साइड बाय R करो तो हो गया ना। mv स्क्वायर अपॉन r क्या मतलब? सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन r। अब बता दो काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 4। रेडियस आपके यहाँ कितना है? 0.2। ये रहा, ऊपर बनेगा 8 0.2। डेसिमल कैंसिल कर दें तो 0 बढ़ा देते हैं आप, सिंपल मैथमेटिक्स आपने पढ़ी हो गया है ना। अब ये 80/2 का मतलब है 40 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर फॉर द रेडियल फोर्स वुड बी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखें, सर्कुलर मोशन के हिसाब से, सर्कुलर मोशन के हवाले से चंद बातें आपने डिस्कस की। अगला जो वीडियो है चंद बातें उसमें भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, पार्ट 1 था उसमें हमने प्रोजेक्टाइल की बात करी, ये वाला था जिसमें हमने सर्कुलर मोशन की बात की। जो कमिंग वीडियो होगा इसी लेक्चर का, उसमें हम दोनों को मिला के हम बात करेंगे। ठीक है, तो भाई आज के लिए मतलब इस वीडियो के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इतना काफ़ी है। अब बाकी जो है वो भी इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। तो यू नीड टू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर, लाइक, सारा कुछ सब कुछ, ताकि रिमाइंडर आ जाए आपके यहाँ और वो नोटिफिकेशन भी आपके यहाँ मिल जाए, तो ये सारे लेक्चर आपसे मिस ना हो सकें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच बेटा, आई होप यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। थैंक यू।